गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम संघवाद पढ़ रहे थे और आज हम उसी टॉपिक को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। संघवाद के अंतर्गत हम संघवाद की परिभाषा और साथ ही संघ राज्य के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अमेरिका द्वारा संघीय व्यवस्था को अपनाए जाने वाले कारणों के विषय में भी हम पढ़ चुके हैं और साथ ही अमेरिका की संघीय व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उसे भी एक एक करके हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अमेरिका के अंतर्गत किस प्रकार केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति विभाजन किया गया है और उसके अंतर्गत किन किन सिद्धांतों को फॉलो किया गया है या कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनके आधार पर अमेरिका के अंतर्गत केंद्र और राज्य में शक्ति विभाजन किया गया है और संघवाद को अपनाए जाने के बाद भी अमेरिका में क्यों केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है वह दिखाई देती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। सबसे पहले हम आज के इस लेक्चर में ये देखेंगे कि अमेरिका के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का जो विभाजन किया गया है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले है गणना एवं अवशेष का सिद्धांत। गणना यानी कि गिन देना, अवशेष यानी कि जो शेष बचा हुआ है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत गणना और अवशेष के सिद्धांत के आधार पर केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके अंतर्गत जो केंद्र है उसकी शक्तियों को स्पष्ट रूप से गिनाया गया है। अतः केंद्र उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करता है जो उसे प्रदान की गई है। जिन शक्तियों को नहीं गिनाया गया है और जिन्हें राज्यों को निषिद्ध नहीं किया गया है और जिन्हें राज्यों के लिए सुरक्षित रखा गया है, अतः ऐसे में हम कह सकते हैं कि गणना एवं अवशेष सिद्धांत के अंतर्गत केंद्र की जो शक्तियां हैं वो गिन दी गई हैं और शेष जो शक्तियां हैं वो राज्यों के लिए छोड़ दी गई हैं। इसके बाद दूसरी विशेषता है परिगणित शक्तियाँ। परिगणित शक्तियों के अंतर्गत हम उन शक्तियों को लेते हैं जो केंद्र को गिनवा दी गई हैं, जैसे इसके अंतर्गत कर लगाना या उसे एकत्रित करना हो गया, मुद्रा की व्यवस्था करना हो गया, विदेशी मामले हो गए, प्रतिरक्षा एवं युद्ध की घोषणा हो गई। तो कुल मिलाकर जो प्रमुख जो पूरे देश के लिए एक समान महत्व के मुद्दे हैं उन्हें केंद्र सरकार को सौंपा गया है। केंद्र सरकार को जो शक्तियाँ गिनवाई गई है उसकी यह एक विशेषता है कि जो कांग्रेस है उसके निष्पादन के लिए आवश्यक और उचित कानूनों का निर्माण कर सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस धारा की काफ़ी उदार व्याख्या की है और इसी से अंतर्निहित शक्तियों के सिद्धांत का विकास हुआ है, जिसे हम आगे आने वाले पॉइंट में पढ़ेंगे। और इस अंतर्निहित शक्तियों के सिद्धांत के कारण जो केंद्र सरकार है उसकी शक्तियाँ काफ़ी व्यापक हो गई हैं। अब हम जानते हैं कि आखिरकार ये अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत है क्या। अंतर्निहित शक्तियों का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाता है। इन्हें संविधान में कहीं पर भी गिनवाया नहीं गया है और कांग्रेस भी इन्हें निर्धारित नहीं करती है। यदि आप इसको उदाहरण के माध्यम से समझना चाहें तो ये है कि संविधान द्वारा कुछ शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई हैं, लेकिन कुछ जो उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक शक्तियां हैं उनको संविधान नहीं गिनवाता है। तो ऐसे में चूँकि उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए इन शक्तियों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर आप समझें कि केंद्र सरकार जो है उसको कर लगाने, उसे एकत्रित करने का या मुद्रा संबंधी कार्य दिया गया है, लेकिन रिजर्व बैंक का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। तो ऐसे में चूँकि केंद्र सरकार को कर लगाने, एकत्रित करने और साथ ही मुद्रा की व्यवस्था करने का कार्य सौंपा गया है, तो ऐसे में रिजर्व बैंक की स्थापना करना अपने आप ही केंद्र सरकार के अधीन आ जाता है और इसे ही अंतर्निहित शक्तियों के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और अंतर्निहित शक्तियों के जो सिद्धांत है उसके कारण केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं उसमें काफ़ी या पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके बाद जो शक्ति विभाजन है उसके अंतर्गत राज्यों के लिए कुछ शक्तियां सुरक्षित की गई हैं जिसका प्रयोग केवल राज्य ही कर सकते हैं। जैसे संवैधानिक संशोधन जो होते हैं उनमें राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होगा और इसके अलावा राज्य में किसी भी प्रकार के संविधान में परिवर्तन करना है तो वह राज्यों की शक्ति है। स्थानीय सरकारों की स्थापना करनी है तो वह भी राज्यों की शक्ति है।
इसके बाद शक्ति विभाजन के अंतर्गत समवर्ती शक्तियों का भी उल्लेख मिलता है। समवर्ती शक्तियों का अभिप्राय है ऐसी शक्तियाँ जिसका प्रयोग केंद्र और राज्य दोनों करेंगे, लेकिन यदि इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का कानूनों में विरोध पाया जाता है तो इसके अंतर्गत केंद्र या संघ का जो कानून होगा वही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अमेरिकी संविधान के अंतर्गत निषिद्ध शक्तियों का भी विवरण दिया गया है। निषिद्ध शक्तियों का अभिप्राय है कि कुछ शक्तियां केंद्र के लिए निषिद्ध यानी कि जिसका प्रयोग वह नहीं कर सकता, और कुछ शक्तियां राज्यों के लिए निषिद्ध की गई है। यदि हम देखें कि केंद्र सरकार के लिए कौन सी शक्ति निषिद्ध की गई है, तो उदाहरण स्वरूप हम ये देख सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो राज्यों की सहमति के बिना राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसी प्रकार हम ये देखें कि राज्यों के लिए कौन सी शक्तियाँ निषिद्ध की गई हैं, तो इसके अंतर्गत कोई भी राज्य अपनी मुद्रा का निर्माण नहीं कर सकता है, मुद्रा सदैव एक ही रहेगी। इस प्रकार हमने देखा कि अमेरिका के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति विभाजन किया गया है उसके अंतर्गत गणना अवशेष सिद्धांत को अपनाया गया है, अर्थात केंद्र सरकार की शक्तियां गिन दी गई हैं, शेष शक्तियां जो है वह कहीं ना कहीं राज्य में निहित है, पूर्णतया नहीं, क्योंकि इसके अलावा भी काफ़ी प्रावधान है जिसके अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत भी है। कुछ शक्तियां राज्यों के लिए सुरक्षित कर दी गई हैं तो कुछ केंद्र के लिए सुरक्षित कर दी गई हैं। समवर्ती शक्तियों की व्यवस्था है जहां दोनों इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन विरोध की स्थिति में केंद्र का ही कानून मान्य होगा। और निषिद्ध शक्तियां अर्थात ऐसी शक्तियां जिनका प्रयोग केंद्र नहीं कर सकता या ऐसी शक्तियां जिनका प्रयोग राज्य नहीं कर सकता। उपयुक्त जो शक्ति विभाजन का विवरण जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि निश्चित तौर पर अमेरिका में कहीं ना कहीं एक आदर्श संघ की स्थापना की गई है जहां राज्यों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई है, और साथ ही जैसा कि हम जानते हैं अमेरिकी संघीय व्यवस्था को जो है एक आदर्श संघ के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि हम पूर्व में भी जैसी विले का कथन पढ़ चुके हैं कि संयुक्त राज्य भावना में, जीवन पद्धति में और संविधान में भी एक संघीय देश है। और चूँकि हम संघीय संविधान की विशेषताओं को पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार इन ब्रीफ में आपको बताती हूँ कि जैसे अमेरिका के अंतर्गत एक केंद्र सरकार की स्थापना की गई है, जिसे अगर हम रचना में देखें तो वो कहीं ना कहीं निर्बल प्रकार की है। दूसरा है कि संविधान में जो केंद्र की शक्तियाँ हैं वे गिनवा दी गई हैं, और अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो राज्यों को सौंप दी गई हैं। और अमेरिका के अंतर्गत संविधान में तब तक संशोधन नहीं हो सकता जब तक कि 3/4 राज्य जो विधानसभाएं हैं उसका अनुसमर्थन न कर दे। साथ ही राज्यों की जो विधानसभाएं हैं राज्यों की जो सीमाएं हैं उसके अंतर्गत केंद्र बिना उनकी सहमति के परिवर्तन नहीं कर सकता है। सीनेट के अंतर्गत सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और इस व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता। संघ में यदि कोई भी नया राज्य प्रवेश लेता है तो मौलिक राज्यों से वह असमान नहीं रखा जा सकता, और केंद्र निर्यात कर नहीं लगा सकता, और सभी राज्यों के अपने अपने पृथक संविधान हैं जिसे परिवर्तित करने का अधिकार मात्र राज्य विधानसभाओं को ही है। और साथ ही अमेरिका के अंतर्गत दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, जहां एक और व्यक्ति अमेरिका का नागरिक है तो वहीं दूसरी ओर वह उस राज्य का भी नागरिक है जिस राज्य में वह निवास करता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका एक आदर्श संघ की स्थापना करता है जिसमें राज्यों की शक्तियाँ निश्चित तौर पर केंद्र की तुलना में काफ़ी अधिक होती हैं, और अमेरिकी जो संघीय व्यवस्था है उसे सौदेबाजी वाला संघ कहा जाता है, जिसमें राज्य जो हैं वो केंद्र के साथ सौदेबाजी की स्थिति में रहते हैं। लेकिन यदि पिछले कुछ वर्षों से या तत्कालीन समय से आप देखें तो अमेरिकी संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति साफ देखी जा सकती है। केंद्रीकरण का अर्थ हम इस संदर्भ में समझेंगे कि जो केंद्र सरकार जो रचना में निर्बल दिखती है, लेकिन वह निर्बल है नहीं, बल्कि समय के साथ वह और अधिक शक्तिशाली होती चली जा रही है राज्यों की तुलना में। तो ऐसे में ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो हम एक एक करके इन कारणों को समझते हैं। सबसे पहला जो कारण है जिसकी वजह से शक्ति का केंद्रीकरण केंद्र सरकार में अधिकाधिक हुआ है वह है युद्ध। युद्ध में कहीं ना कहीं एक सुदृढ़, शक्तिशाली और संगठित सरकार की आवश्यकता होती है, जो कहीं ना कहीं जो संकट का समय होता है उसमें उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। तो ऐसे में
चूँकि युद्ध आज की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है, तो युद्ध के कारण और त्वरित निर्णय लेने के कारण कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं वे बढ़ी हैं। दूसरा हम गिन सकते हैं राष्ट्रीय संकट। यदि आप देखें कि राष्ट्रीय संकट का जो काल होता है, ऐसे में पूरे राष्ट्र के लिए एक नीति का पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है और पूरा राष्ट्र एक इकाई के रूप में कार्य करे ये अत्यंत आवश्यक होता है। इस संबंध में यदि आप उदाहरण देखना चाहें तो 1930 का जो मंदी का काल था, उस समय में कांग्रेस ने अमेरिका की केंद्र सरकार को विशेष विधेयकों के माध्यम से विशेष शक्तियां प्रदान की, क्योंकि ये एक ऐसा समय था जब संपूर्ण अमेरिका को एक राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता थी, क्योंकि वही उन्हें इस प्रकार के राष्ट्रीय संकट से निकाल सकता था। अतः हम कह सकते हैं युद्ध हो चाहे राष्ट्रीय संकट हो, ये सभी केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि करने हेतु उत्तरदायी रहे हैं। इसके बाद हम लेते हैं आर्थिक और सामाजिक समस्याएं। निश्चित तौर पर विभिन्न राज्य एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं और उनकी जो समस्याएं होती हैं वे एक दूसरे से भिन्न होती हैं, और इन सब समस्याओं का जो समाधान है वह कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के माध्यम से ही किया जा सकता है। वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं वह निश्चित तौर पर तकनीकी का युग है, और आर्थिक और औद्योगिक विकास तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान, विशेषज्ञों और सार्वजनिक अधिकारियों की श्रेष्ठता और कुशलता पर निर्भर करता है। साधनों की पर्याप्तता के कारण राष्ट्रीय सरकारें विशेषीकृत सेवाएं प्रदान करने की क्षमता रखती हैं। राज्य सरकारों के पास भी इस प्रकार की अपनी सेवाएं होती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उनकी जो श्रेष्ठता होती है वह केंद्र सरकार के मुकाबले नहीं होती। अतः राज्य सरकारों को प्राय राष्ट्रीय सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, अर्थात राज्य नागरिक के कल्याणकारी एक अभिकरण के रूप में कार्य करे, इसने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की शक्तियों को अधिकाधिक बढ़ा दिया है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण राज्य जो है वह सामाजिक जीवन में प्रवेश कर जाता है। जो लोकोपयोगी सेवाएं हैं कहीं ना कहीं उनको प्रदान करने लगता है। तो ऐसे में कल्याणकारी जो राजनीति है, जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, उसने केंद्र की जो शक्तियाँ हैं उसको बढ़ाने में योगदान दिया है। अब हम बात करेंगे संवैधानिक संशोधन की। तो वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि इस संबंध में राज्यों को भी पर्याप्त शक्तियाँ मिली हैं, लेकिन अमेरिका के अंतर्गत 16वें जो संविधान संशोधन है उसने कांग्रेस को आयकर लगाने का अधिकार दे दिया है। अतः जो पिछले संविधान संशोधन थे जिन्होंने केंद्र सरकार की शक्तियों को कम किया था, इस संविधान संशोधन ने उन शक्तियों को संतुलित कर दिया। इसके अतिरिक्त सहायता अनुदान के लिए जो राज्य सरकारें होती हैं वे केंद्र पर निर्भर करती हैं, और सहायता अनुदान एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के प्रभाव को बढ़ाता है। इसके अलावा है जैसे अंतर्निहित शक्तियाँ, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्यायालय की व्याख्याओं के माध्यम से अंतर्निहित शक्तियों का काफ़ी विस्तार किया है, अर्थात अपनी मूलभूत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कुछ अन्य शक्तियों की आवश्यकता जो केंद्र सरकार को होती है वही अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, और अंतर्निहित शक्तियों के माध्यम से निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने अपने आप को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया है। और यदि आप देखें तो तकनीकी युग में निश्चित तौर पर राष्ट्रीय सरकार को स्थानीय स्तर पर पहुंचने भी बहुत अधिक समय नहीं लगता है। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर अमेरिका में भी चाहे वो राष्ट्रीय संकट हो, युद्ध हो या गृह युद्ध की स्थितियां हो, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हो या तकनीकी युग हो, इन सभी कारणों ने एक रूप से कहीं ना कहीं अमेरिका में जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है उसको बढ़ा दिया है, और राज्य और केंद्र की जिस निर्बल सरकार की रचना कहीं ना कहीं संविधान द्वारा की गई है या एक आदर्श संघ की स्थापना की गई है, वह धीरे धीरे शिथिल हो रहा है, और जो केंद्र सरकार है वह अपनी शक्तियों में निरंतर वृद्धि कर रही है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।